अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर की हमने टेस्ट ली थी, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, प्री मेडिकल एंट्री टेस्ट की जो टेस्ट ली थी स्टोइकोमेट्री। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो भी डाउट थे क्वेश्चंस में आज हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज मैं वो की पूरी सॉल्व करवाऊँगा और वो जो क्वेश्चन दिए थे मैंने वो किस तरीके से सॉल्व होने चाहिए तो आज हम डिस्कस करेंगे उस पर। बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस अल्टरनेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, अ कंपाउंड कंटेन 60% ऑफ एन एलिमेंट ए, द मोल रेशियो ऑफ ए इन द कंपाउंड इज 2.5, द एलिमेंट में बी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में ए एलिमेंट की परसेंटेज 60 है और मोल रेशियो भी दिया गया है उसका, और आपसे पूछा जा रहा है वो एलिमेंट कौन सा है। अब एलिमेंट का तब पता चलेगा जब आपको उसका एटॉमिक मास पता चलेगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला कि मोल रेशियो जो होता है, आपको पता है मोल रेशियो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, परसेंटेज अपॉन नीचे एटॉमिक मास। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये इससे सॉल्व होगा, ठीक है। अब आपको क्या है, मोल रेशियो भी दिया गया है और परसेंटेज भी दी गई है एलिमेंट की। तो आपको क्या मालूम करना है, एटॉमिक मास मालूम करें, और जब एटॉमिक मास आपको मिल जाएगा तो आप एटॉमिक मास की मदद से एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 60, मोल रेशियो कितना दिया गया है, 2.5 दिया गया है, इज इक्वल टू परसेंटेज आपको 60 दी गई है और आपको एटॉमिक मास मालूम करना है यहाँ पे। तो खुद बताओ क्या होगा, ये एटॉमिक मास इधर चलाएगा और 2.5 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 60% और डिवाइड बाय यहाँ पर 2.5। अब 60 को 2.5 से डिवाइड करें तो आपको कितना आ जाएगा आंसर, तकरीबन ये आंसर आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब मुझे बता 24 किस एलिमेंट का एटॉमिक मास है, मैग्नीशियम का। तो इस तरीके से ये मैग्नीशियम बन जाएगा। तो पर क्वेश्चन का आंसर डी मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा डी, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का ये डी सही हो जाएगा। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे चलें, आ जाएं। अब सेकंड में आपसे ये पूछा गया है, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट वेज अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻³ ग्राम, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट अप्रोक्सीमेट इज कितना होगा। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एक एटम, एक एलिमेंट, उसके एक एटम का मास, एक आपसे पूछा गया है एक एटम है, एलिमेंट है, उसके एक एटम का मास 6 × 10⁻³ ग्राम है। ये एक एटम का मास है। ये कितने का है, एक एटम का मास है, ये 1 एटम का मास है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है तो बताओ उस एलिमेंट का अपना मास कितना होगा। तो हमें उसका मोलर मास मालूम करना है और आपको पता है 1 मोल में कितने एटम आते हैं, 6.02 × 10⁻23। तो अब मुझे बताओ ये मास एक एटम का है, मतलब एक एटम का मास ही है, ठीक है। अब ठीक है, तो ये एक एटम का मास है। अब आपसे पूछेगा 6.02 × 10⁻23, इतने सारे एटम्स का मास आपको पता है कितना होगा। ये एक एटम का मास है, तो मुझे आप बताओ 6.02 × 10⁻, यहाँ पर ये लिखें ऐसे, ये 1 एटम का मास है, कितना 6 × 10⁻23 यहाँ पर आ जाएगा ग्राम। अब 6.02 × 10⁻23, अब इतनों का मास कितना होगा, और आपको पता है ये 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल का मास मिल गया तो इसका मतलब है वो उस एलिमेंट का मोलर मास कहलाएगा। तो इसका कितना होगा, तो आपको पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो 6 × 10⁻23, आप इसको अप्रोक्सीमेट 6 मान ले तो मल्टीप्लाई बाय 6 × 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर आप किसी भी एक एटम का मास दिया जाए और अगर आपसे पूछे वो कौन से एलिमेंट का है, तो आप उसके एक एटॉमिक मास को आप किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको उस एलिमेंट का मास मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 × 6 कितना होगा, 36 हो जाएगा। ये पावर प्लस का है और ये माइनस का, ये आपस में घट जाएंगे तो टोटल क्या। अब आपको पता है 36 इसका मास है, आपको पता है, ठीक है। ये इस तरीके से 36 इसका मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये 36 इसका मास हो जाएगा एटॉमिक, तो आप फाइंड कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन सेकंड का क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा।
थर्ड पर आ जाए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या किया है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम, पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा किस में है? फर्स्ट ऑप्शन 1.8 ग्राम, बहुत कम है। 18 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। 18 मोल्स ऑफ वाटर, जाहिर सी बात है मोल ज्यादा होंगे तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सी, ये आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तो 18 मोल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर अब आप 4 पे आ जाए। अब 4 में ये पूछा गया है कि आपको तीन आपको सब्सटेंस दिए गए, हाइड्रोजन और आपको ऑक्सीजन भी दिया गया और आपको मीथेन भी दिया गया, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर हम इन तीनों सब्सटेंस, इन तीनों गैसेस का अगर मास इक्वल है, वैसे आप बताएं इसका मास कितना होता है? इसका 16 और इसका कितना होता है? 32 होता है और इसका कितना होता है? 2 मास होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं अगर हम इन तीनों गैसेस का एक जितना मास लें, अब एक जितना भी कितना, मैंने बताया था, मैंने आपको क्लास में ये बताया था, जो जिस गैस का ज्यादा मास होगा उसको ज्यादा ही रखना है, जिनका कम मास होगा उनको ज्यादा करना है ताकि इक्वल करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अंदर 16 मास इसका अपना 1 मोल के बराबर है, इसका 16 मास 1 मोल के बराबर है, इसका 32 मास 1 मोल के बराबर, इसका 2 मास। अगर कह रहा है इन तीनों गैसेस के अगर हम क्या करें, एक जितना मास उठाएं, मान लो तो एक जितना भी कितना, जो 32 है तो 32 ही रहेगा, इसका भी 32 कर दूं और इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 32 कर दूं। अब मुझे बताओ इसके 32 में मोल कितने होंगे, तो इसके 16 के साथ डिवाइड करो तो ये कितने, 2 मोल आ जाएंगे। इसको 32 के साथ ही करो तो इसका कितना, 1 मोल आ जाएगा। अब इसके 32 अपना इसका मास कितना है हाइड्रोजन का, 2, तो 2 के साथ डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो अब मुझे बताओ इनका मोल रेशो, ये मोल है तो इसके 32 ग्राम में 16 मोल और इसके 32 ग्राम में 1 ही मोल आएगा और इसके 32 ग्राम में 2 मोल्स आएंगे। और आपको पता है वॉल्यूम मोल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो मोल का रेशो आएगा वो ही क्या होगा, वॉल्यूम का रेशो होगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर ये इसके मोल कितने, 16 रेशो और यहाँ पर 1 रेशो और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 16 रेशो 1 रेशो 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, 5th वाला तो थ्योरेटिकल है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड। अब आपको पता है कि जो आपको पता है थ्योरेटिकल यील्ड है उसे हम कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं और एक्सपेक्टेड यील्ड भी, ये क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए, 5 भी हो गया, सॉरी 6 में आ जाए। 6 में आपसे ये पूछा गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 4 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें से हमें 4 मोल प्रोडक्ट मिले, कितने मोल, 4 मोल प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन कौन सा है, अब मुझे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 की अगर 6 की बात करें, ठीक है, 6 की अगर हम बात करें। अब देखो 6 में मीथेन है, अगर आप देखें खुद बताओ, ये जो मीथेन है, मीथेन को अगर आप जलाएंगे तो आपको पता है जितने कार्बन हाइड्रोकार्बन में होंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड के उतने मोल बनेंगे और जितने हाइड्रोजन होते हैं ना हाइड्रोकार्बन तो उसके वाटर हाफ बनते। अब मुझे बता अगर मीथेन जलेगा तो आपको पता है 1 कार्बन है तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन 4 है तो इसका मतलब है वाटर 2 बनेगा। तो टोटल कितने मोल बनेंगे, इसके तो 3 बनेंगे, यहाँ पे 3 बनेंगे, यहाँ 3 मोल्स प्रोडक्ट के बनेंगे। और अगर हम सेकेंड की बात करें बी ऑप्शन की, तो अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन का फार्मूला क्या, C2H6। अगर इसको जलाएं तो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3, और हाइड्रोजन कितने 6 है तो 2 हाइड्रोजन 1 H2O बनाएंगे तो कितने 3 H2O यहाँ से बनेंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो टोटल कितने हो जाए, यहाँ पे 5 बनेंगे प्रोडक्ट, तो टोटल 5, ठीक है। और अगर आप इथीन को जलाएंगे, अगर आप इथीन को जलाएंगे किसका नाम, तो इथीन का फार्मूला क्या है C2H4। अगर आप इथीन को जलाएंगे तो मुझे खुद बताओ कि इसमें कार्बन कितने, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, इसमें से 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन कितने 4, तो इसका मतलब वाटर कितने बनेंगे 2, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो टोटल यहाँ पे कितने बनेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर 4 मोल बनेंगे। और लास्ट ऑप्शन इथाइन, अगर हम इथाइन की बात करें C2H2, इसको जलाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 1 वाटर बनेगा, तो यहाँ पर टोटल 3 मोल। मैंने पूछा है कि कौन से हाइड्रोकार्बन से हमें 4 मोल प्रोडक्ट मिलेंगे जब जलाएंगे, तो आपको पता है कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप देखो उसमें कार्बन कितने 2, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 हाइड्रोजन है, 2 पानी के मोल बनेंगे, तो टोटल कितने 4 मोल यहाँ से बनेंगे। अगर मान लो यहाँ से अगर ऐसे पूछ ले कि बताओ कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिससे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आप खुद बताओ, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ज्यादा होंगे तो वहां पर प्रोडक्ट के मोल भी ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर 2
कार्बन डाइऑक्साइड के मोल और 3 वाटर के मोल, टोटल 5 मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फार्मूले देख के बता सकते हो, ठीक है, कि जितने हाइड्रोजन होंगे उसके आधे वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख के बता सकते हो इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। तो 6 का आपको पता है कौन सा सही था? 6 का ये हो जाएगा सी, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट चलें। 7 बहुत आसान है, 7 क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब 7 क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, 7 क्वेश्चन को जरा देखें। 7 क्वेश्चन की हम इक्वेशन बनाएं, यहां पर देखें, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको पता है क्या बनता है? अमोनिया बन जाता है, ये अमोनिया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम इसके भी 300 ml उठाएं, ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन के भी 300 ml उठाएं, ये आपने हमने लिखा। तो अब आपसे पूछा जाए, बताओ रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद तो किस किस का वॉल्यूम कितना बचेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो ठीक है, जो वैल्यू होगी लास्ट में वो कौन कौन से कंपोनेंट्स की और कितनी बचेगी। तो आपको मैंने बताया पहले इक्वेशन में देखो यहां पर देखो, इक्वेशन के हिसाब से देखो, जब इसके 3 मोल जाएंगे तो इसका 1 मोल जाएगा और इसके 2 बनेंगे। तो हम इन मोल्स को हम क्या वॉल्यूम मान सकते हैं, कोएफिशिएंट मोल को भी जाहिर करता है और वॉल्यूम को भी जाहिर कर सकता है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये 3 मोल है और ये 1 मोल है, तो इसका मतलब इक्वेशन के हिसाब से इसके अगर 3 ml जाएंगे, इसके अगर 3 ml जाएंगे तो इसका कितना 1 ml जाएगा और इसके कितने 2 ml बनेंगे। इक्वेशन के हिसाब से हमने यहाँ पर कितने उठाए 300 और यहाँ पर भी 300 इसके उठाए, तो अब उसका 3 के पीछे 2 0 लगा दो तो ये बन जाएंगे 300 ml। अगर यहाँ से 300 ml जाएंगे तो इस 1 के पीछे 2 0 लगा तो यहाँ से 100 ml जाएगा और यहाँ पर क्या 2 के पीछे 0 लगा तो 200 ml बन जाएगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आपने नाइट्रोजन के 300 ml उसमें से कितने गए 100 इसके जाएंगे, तो बाकी इसके कितने बचेंगे 200 ml बच जाएंगे और इसके कितने बचेंगे, ये नाइट्रोजन के इसके तो 0 बचेगा और इस प्रोडक्ट के कितने बनेंगे 200 ml। तो ये आपसे पूछा गया। अब मुझे आप खुद बताओ तो किस किस के फाइनल कंप्लीट रिएक्शन के बाद किस किस के ml बचे, नाइट्रोजन के 200 ml बचे और अमोनिया के कितने 200 ml इस प्रोडक्ट के। फाइनल रिएक्शन के बाद आपके कंटेनर में 200 ml नाइट्रोजन के पड़े होंगे वैल्यू और 200 ml किसकी अमोनिया की पड़े। तो क्वेश्चन नंबर आपको पता है 7 का क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ये बी ऑप्शन है इसका। इस तरीके से 8 में आ जाए। 8 तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आपसे पूछा गया है एक गैस है, उस गैस का एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 2240 सेंटीमीटर क्यूब एसटीपी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस दिस कंटेन, तो उसमें मोल कितने होंगे। तो अब आपको पता है जब भी आपसे ये पूछा गया है कि 2240 सेंटीमीटर क्यूब है गैस का वॉल्यूम, अब पूछ रहा है इसमें मोल कितने होंगे। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब दिया गया तो डीएम क्यूब में करें, तो डीएम क्यूब में करने के लिए आपको पता है सब किसमें 1000 के साथ डिवाइड करें, 0 0 के साथ कट जाएगा, ये 0 2 जब 0 जाएंगे तो डेसिमल 2 मरतबा इधर आ जाएगा, तो डीएम क्यूब के हिसाब से कितना बनेगा 2.24 डीएम क्यूब। लो जब भी तुम्हें सीएम क्यूब में मिले तो पहले उसको डीएम क्यूब में कर। अब डीएम क्यूब में हो गया, अब इसमें मोल निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा है 22.4 डीएम क्यूब किसके बराबर होता है, उसमें 1 मोल होता है। तो मैंने कितना पूछा है, मैंने पूछा है 2 डेसिमल को अगर इधर ले आएंगे 2.24 डीएम क्यूब बन जाएगा। जब यहां से डेसिमल लेफ्ट साइड 1 मरतबा है तो मोल का भी यहां से 1 मरतबा है, क्या आ जाएगा 0.1 मोल। तो 0.1 मोल होंगे इतने वॉल्यूम में सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सी, ठीक है। इस तरीके से 9 में आ जाए। 9 तो बहुत आसान है। Which of the following is incorrect for 1 mole of एसिटाइलिन गैस। तो 9 में क्या पूछा गया, ये एसिटाइलिन का फार्मूला है, क्या फार्मूला C2H2, ये एसिटाइलिन। अब आपसे पूछा गया है इसके रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या इसमें 2 ग्राम एटम ऑफ, खुद बताओ इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम है, बिल्कुल 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जिसमें एटम होंगे वो उतने ग्राम एटम भी कहलाएगा। अब मुझे बताओ एसिटाइलिन में कितने हाइड्रोजन है 2, तो इसका मतलब है हम क्या कि 2 ग्राम एटम। अच्छा ये भी सही है। अच्छा और बी में क्या है, इट वेज 26 AMU। तो मुझे आप बताओ इसके 1 मोल की बात हो तो मुझे बताओ इसके 1 मोल का मास कितना होता है, 26 ग्राम होता है, नॉट AMU। तो 26 यहाँ पर जो AMU लिखा है वो 1 एटम का मास है, हमने पूछा है 1 मोल। अगर हम इसका 1 मोल है तो उसका 26 ग्राम होगा, ठीक है। सी में आपको 24 ग्राम ऑफ कार्बन होते हैं, बिल्कुल 24 ग्राम, 2 कार्बन है तो 2 का कितना होगा 24। तो 1 मोल में 24 ग्राम होंगे किसके, इसमें बताओ किसके 24 ग्राम इसके हैं
और 2 ग्राम इसके हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 26 ग्राम है। ये भी सही है। क्या इसमें 1.204 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ कार्बन है? बिल्कुल। कितने हैं मुझे बताओ, इसमें कितने हैं? आपको पता है हर एक मोल में आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 इतने क्या होंगे C2H2 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे एसिटाइलिन के। अब आपसे पूछा कि कार्बन कितने होंगे, अगर तो 2 के साथ, हर एक में 2 कार्बन, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम कितने बन जाएंगे 12.04 इंटू 10⁻23 बन जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, पॉइंट को यहाँ लाएं, तो ये अगर पॉइंट को यहाँ से अगर पीछे लाएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे, तो वहाँ से पावर बढ़ाना पड़ेगा 1.020 इंटू 10⁻24। ये भी सही है इन्फॉर्मेशन। तो आपका क्वेश्चन आपको पता है कि जो 26 AMU है वो गलत है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि 26 AMU एक मॉलिक्यूल का मास होता है। हमने पूछा एक मोल में, तो 26 ग्राम होता है बेसिकली। तो इसका आपको पता है 9 का ऑप्शन बी सही है। इस तरीके से वहाँ नेक्स्ट आ जाए 10 वाला, तो आपको पता है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहाँ है? स्टोइकियोमेट्री में पढ़ते हैं। यहाँ मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखा था, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग होती है और स्टोइकियोमेट्री अलग होती है, तो स्टोइकियोमेट्री नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में 11 बहुत आसान है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन तो बहुत है। यहाँ पर देखिए ये 11 क्वेश्चन है। अब 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इक्वेशन, जब भी मैंने कहा कोई सॉल्व को तो पहले इक्वेशन बनाओ। इसमें क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते और क्या बना रहा है HCl, तो यहाँ पर बैलेंस कर दो। अब मैंने पूछा है अगर मैं इसके हाइड्रोजन के अगर मैं 22.4 लीटर इसके उठाऊं और इसके 11.2 लीटर उठाऊं, तो पूछा गया कि बताओ HCl के मोल कितने बनेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, हमने कहा जब भी हम प्रोडक्ट के मोल बनाते हैं, अगर 2 रिएक्टेंट्स की अगर आपको अमाउंट दी गई है, तो हम प्रोडक्ट के मोल, प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से रिएक्टेंट के जरिए? हमने पढ़ा था कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है हमेशा प्रोडक्ट की अमाउंट उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तो अब मुझे बताओ दोनों का वॉल्यूम अलग अलग। याद रखो एक बात, ये बहुत ही सिंपल, अगर आपको मोल अलग अलग दिए गए और अगर उन रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट सेम है, तो फिर जिसके मोल कम होंगे वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहां पर भी और वॉल्यूम की भी बिल्कुल यही है कि अगर कभी भी आपको अगर वॉल्यूम एक जितना दिया गया है, तो फिर जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं, याद रखो, अगर कोएफिशिएंट रिएक्टेंट के सेम है तो फिर याद रखना कि जिसका वॉल्यूम कम गिवन है, आपको कम दिया गया है, तो वही समझो जल्दी खत्म हो जाएगा, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब मुझे बताओ कि इनका कोएफिशिएंट सेम है, जब कोएफिशिएंट सेम है तो अब मुझे बताओ वॉल्यूम किसका आपको कम दिया गया है, क्लोरीन का, तो इसका मतलब है लिमिटिंग रिएक्टेंट यही है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर ये क्लोरीन लिमिटिंग, अब इसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब इसके हिसाब से प्रोडक्ट कैसे बनेगी आप खुद बताओ। इसका 1 मोल जाएगा तो इसके 2 मोल बनेंगे। अब इसका 1 मोल जाएगा तो इसके 2। अब इसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, इसका मतलब 22.4 लीटर जाएंगे तो इसके कितने 2 मोल बनेंगे। तो मैंने पूछा अगर इसके 11.2 जाएंगे तो इसके कितने बनेगा 1 मोल बन जाएगा, बस ये आपका आंसर है 1 मोल। तो 11 में क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत आसान है। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 12 में आ जाए। 12 भी बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखें क्या है, पूछा गया है मैग्नीशियम। तो आपसे पूछा गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करो, यहां पर दो मैग्नीशियम। अब पूछा गया है कि अगर मैं इसके 2.4 ग्राम उठाऊं और इसके 3.2 ग्राम उठाऊं, ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन से रिएक्टेंट की अमाउंट बचेगी, माना इसमें से एक्सिस रिएक्टेंट कौन है और उसकी कितनी अमाउंट बचेगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन के हिसाब से देखो ना, तो अब मुझे यहां बताओ इक्वेशन में आप गौर से देखो कि इसके 2 मैग्नीशियम, माना इसके 2 मोल जाएंगे तो इसके 1 मोल जाएगा, इसके 2 मोल जाएंगे तो इसका 1 मोल जाएगा। अब इसके 2 मैग्नीशियम मोल का मास कितना होता है, अब खुद है, इसका 2 मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, 1 का होता है तो 2 का कितना होगा 48। इसका मतलब इसके 48 जाएंगे तो इसके कितने जाएंगे 32 ग्राम जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बता 32 ग्राम जाएंगे। अगर मैं इसको डेसिमल को पीछे लाऊं, अगर मैं इसका मिसाल के तौर पर इसका 4.8 जाएंगे तो इसको भी डेसिमल इधर, तो कितने जाएंगे 3.2, और हमने इसके 2.4 जाएंगे तो इसके 3.8। हमने कहा अगर इसके 2.4 उठाएं और इसके 3.2 उठाएं तो फिर मुझे बताओ किसके बचें, खुद बताओ कि इसके जब
इसके जब 4.8 जाएंगे तो इसके 3.2 जाएंगे। हमने इसके 3.2 है लेकिन इसके 4.8 नहीं है, इसके क्या है 2.4 है। तो इसका मतलब इसके जब 2.4 जाएंगे तो इसका आधा जाएगा, तो इसका भी आधा जाएगा। कितना जाएगा 1.6 ग्राम जाएगा। तो इसका बचेगा 0, लेकिन इसका हमने उठाया कितना 3.2, तो इसका मतलब है इसमें से इसका 2.4 जाएगा तो इसका आधा 1.6 जाएगा, तो बाकी इसका 1.6 क्या है वो बचेगा। तो ऑक्सीजन का 1.6 बचेगा रिमेनिंग। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा 12 में बी हो जाएगा, यहाँ पर ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 13 को समझे। 13 में मैंने पूछा है, देखो 13 में मैंने ये पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक कंटेनर है, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में मैंने तवज्जो कर, इस कंटेनर में मैंने 3.01 इंटू 10⁻21 कार्बन डाइऑक्साइड के हमने मॉलिक्यूल्स उठाए। देखना, हमने कहा एक कंटेनर है, उसमें हमने 3.01 इंटू 10⁻21 कार्बन डाइऑक्साइड के हमने मॉलिक्यूल्स उठाए, और इस मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो 5.6 क्या है यहाँ पर dm³ है इसका वर्ग। ठीक है, यहाँ पर इतना वर्ग। अब पूछा गया है कि अगर मैं इस गैस का वॉल्यूम, देखो मॉलिक्यूल्स कंटेनर बंद है, ये ध्यान रखो, मैंने मॉलिक्यूल्स में डाले, अब ये कंटेनर बंद है। अब मैं इसको नीचे से कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा है मैंने, अगर मैं इसको हीट करूं और इसका 4 टाइम्स इंक्रीज करूं वॉल्यूम हीट के जरिए से, माना इस पिस्टन को मैं अगर ऊपर करूं तो पूछेगा कि बताओ अगर ये ढक्कन मान लो कि यहाँ पर 5.6 है, अगर मैं इसका 4 गुना वॉल्यूम बढ़ा दूं, अगर मैं इसका 4 गुना वॉल्यूम बढ़ा दूं, इसका मतलब है यहाँ पर ऐसे कर लूं वॉल्यूम। ठीक है, अब मान लो यह वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 dm³ वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम इंक्रीज किया हीट के जरिए से, सिर्फ ढक्कन को ऊपर किया, ढक्कन बंद है, क्लोज है। अब इसमें मुझे बताओ अगर मैं 4 गुना वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, तो मैंने पूछा है कि बताओ कि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के कितने, क्या 4 गुना बढ़ जाएंगे? नहीं, क्योंकि कंटेनर क्लोज है और उसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतने ही रहेंगे। मैंने हीट के जरिए से सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाया है, तो हमने कहा है कि जो वॉल्यूम है वो एक तो मॉलिक्यूल के जरिए से बढ़ता है और दूसरा हीट के जरिए से। यहाँ पर मैंने कंटेनर को क्लोज कर दिया और मॉलिक्यूल्स मैंने 3.01 इंटू 10⁻21 इतने उठाए और इस पर इतना वॉल्यूम। अगर मैं इसको हीट के जरिए से 4 गुना वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, मैंने कहा सिर्फ हीट के जरिए से वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, तो हमने कहा हीट के जरिए से जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल में चेंजिंग थोड़ी आएगी, मॉलिक्यूल जितने कंटेनर में है वो उतने ही रहेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन यही होगा कि इसमें कितने रहेंगे 3.01 इंटू 10⁻21 ही रहेंगे, मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, क्योंकि ये वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम वो हीट के जरिए से हो रहा है, मॉलिक्यूल रिमेन सेम वो ही रहेंगे, इस दिन में रख लेना। तो इसका मतलब है 13 का, क्योंकि कंटेनर क्लोज है, तो इसका मतलब 13 का क्या होगा ए ऑप्शन, तो 13 का ए होगा। 14 पे आ जाए, देखो 14 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 14 में ये पूछा गया है कि बताओ अगर हम 0.25 मोल्स अगर हम उठाएं किसके P4 के, देखो फास्फोरस P4 के उठाएं, तो बताओ इसमें हमने कहा कि कितने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल नहीं है, P4 मॉलिक्यूल है, तो मैंने पूछा एटम्स कितने, तो हमने कहा सबसे पहले 0.25 पे देखें इसके मॉलिक्यूल कितने। तो आपको पता है कि अगर हम बात करें 1 मोल अगर हम P4 के उठाएं तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 क्या होंगे P4 मॉलिक्यूल इतने होंगे। और अगर हम बात करें अगर हमने कहा मोल आधे करेंगे तो मॉलिक्यूल भी आधे हो जाएंगे, यहाँ पर ये 23, इसका और आधा करें तो इसका ये भी 1.505 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे, तो इसके और आधे हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स भी। अब ये P4 है, ये तो मॉलिक्यूल माना 0.25 पे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे P4 के, लेकिन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा एटम कितने होंगे, तो हमने कहा जब मॉलिक्यूल्स मिल जाए तो फिर आप एटम में तब्दील करना हो तो आप क्या करेंगे, उसके हर एक मॉलिक्यूल में देखो एटम कितने, तो मुझे बता हर P4 में कितने एटम है, 4 एटम है, तो हम कहेंगे 4 हैं तो हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये 4 गुना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा P एटम्स, ये फास्फोरस के एटम्स हो जाएंगे, ये आ जाएगा फास्फोरस के एटम्स। क्वेश्चन नंबर चलो 15 में आ जाए, यहाँ पर 15 है क्वेश्चन। 15 में पूछा गया 2.5 मोल ऑफ अ गैस वेज 80 ग्राम, द मोस्ट प्रोबेबली गैस वुड बी, कौन सी होगी। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया एक गैस है 2.5 मोल्स पे एक गैस है
उस गैस के 2.5 मोल्स में कितना मास आ रहा है, 80 ग्राम आ रहा है। अब बताओ वो गैस कौन सी है। तो कभी भी अगर मोल्स या मॉलिक्यूल्स या किसी भी अगर वॉल्यूम पे अगर किसी का मास दिया गया है तो आपसे पूछे कि वो गैस कौन सी है, तो आपको पता है गैस कैसे मालूम कर दे, उसके मॉलिक्यूलर उससे मोलर मास से, तो मोलर मास मिल जाएगा तो गैस ऑटोमेटिकली। तो अब मुझे बताओ ये कितने मोल्स का मास है, 2.5 का। कभी भी तुम्हें गैस मालूम करनी हो तो याद रखो उसके 1 मोल पे देखो कितना मास है, जो 1 मोल पे मास आएगा वही उसका मोलर या मॉलिक्यूलर मास होगा, और उस मॉलिक्यूलर मोलर मास के जरिए से हम गैस पहचान सकते हैं। तो 2.5 मोल्स में 80 ग्राम है, तो डेसिमल को पीछे लाओ, एक मरतबा 0.25 बन जाएगा, तो इस डेसिमल को पीछे लाओ 8 ग्राम बन जाएगा। अब 1 पे आओ, इसका डबल करो 0.5 तो मास डबल करो 16 ग्राम, इसका और डबल करो तो 1 मोल, तो यह 1 बन जाएगा, तो 16 का डबल क्या होगा 32। तो मुझे बताओ इस गैस के 1 मोल में कितना मास आ रहा है, 32 आ रहा है, तो इसका मतलब ये उसका मोलर मास है। और 32 कौन सी गैस का मोलर मास होता है, ऑक्सीजन। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, तो ये 15 में आ जाएगा बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनकी स्क्रीनशॉट निकाल दो, फिर आगे चले नेक्स्ट और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, 15 के बाद 16 आता है। अब 16 में देखो क्या पूछा गया है, 16 में पूछा है x लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म 11.2, व्हाट वैल्यू बी ऑफ x लीटर। अब क्वेश्चन में देखो 16 में आपसे ये पूछा गया है, ये 16 क्वेश्चन है। अब 16 में पूछा गया है कि आपको पता है, पहले इक्वेशन बनाओ, जब भी तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है आपको पता। यहां पर मैं लिख रहा हूं, थोड़ी जगह हो जाएगी छोटी, यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 है तो यहां पर ये 16 लिख रहा हूं। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब इसको पहले बैलेंस करो इक्वेशन को। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ इसके कुछ x लीटर जा रहे हैं, ये x लीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि रिएक्शन में क्या है, ये 11.2, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 11.2 अगर हम लीटर बना तो इसके कितने जाएंगे, तो बताओ खुद। अब कोएफिशिएंट में खुद देखो ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका भी कोएफिशिएंट क्या है, तो इक्वेशन क्या है, इसके जब 2 मोल बनेंगे तो इसके 2 जाएंगे, इसके 2 लीटर जब बनाएंगे तो इसके कितने 2 लीटर जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसके कितने 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो मुझे बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने लीटर गए हों। कॉमन सेंस की बात है, कोएफिशिएंट सेम है तो इसका मतलब इसके भी 11.2 लीटर ही गए हों। ठीक है, तो इसका भी वही ऑप्शन होगा जितने वो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाए। 17 में क्या पूछा गया, 10 ग्राम हाइड्रोजन, पहले इसकी इक्वेशन बनाओ। आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, वाटर बनता है। इसको बैलेंस कर दो। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर हम हाइड्रोजन के 10 ग्राम उठाएं और इसके 64 ग्राम उठाएं, ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि बताओ कि वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, ये पूछा गया। इसके अगर 10 ग्राम और इसके 64 ग्राम उठाए तो बताओ पानी के मोल कितने बनेंगे। अब मुझे बताओ 2 रिएक्टेंट्स की अमाउंट दी गई है। अब हम प्रोडक्ट के जो मोल हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें से देखिए कौन सा है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपको मास दिया गया तो पहले इनके मोल निकालो। तो अब आपको पता है हाइड्रोजन के मोल निकालो, तो इसका मास कितना 10, यहाँ पर हाइड्रोजन के अगर हम मोल निकाल दें, यहाँ पर ये इसके निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन के मोल कितने, ये 10 इसका गिवन मास है और इसका अपना मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2, तो ये कितना आएगा 5 मोल। और अगर हम इस ऑक्सीजन के निकाल दें मोल तो कितने आएंगे, इसके 64 ग्राम है और अपना मॉलिक्यूलर मास 32 है, इसके कितने आएंगे 2, तो इसका मतलब है इसके 5 मोल और इसके कितने मोल निकलेंगे, इसके निकल रहे हैं 2 मोल। अब मुझे बताओ
अब मुझे बता इसके मोल निकले हैं 5, इसके निकले हैं 2 मास के हिसाब से। अब मुझे बता लिमिटिंग ग्रेडियंट कौन सा होगा, तो इनकी एल वैल्यू निकालो। और एल वैल्यू कैसे निकालते हैं कि इसका जो मोल दिए गए हैं वो ऊपर रखो 5 और इसका कोएफिशिएंट कितना 2, तो कितना आएगा 2.5 आएगा। और इसके कितने एल वैल्यू निकालो, इसकी एल वैल्यू क्या निकलेगी 2 दिए गए और इसका कोएफिशिएंट 1, तो इसकी क्या 2। तो अब मुझे बताओ एल वैल्यू किसकी कम आ रही है, ऑक्सीजन की, तो इसका मतलब जिसकी एल वैल्यू कम आ गई वो लिमिटिंग ग्रेडियंट होगा। तो ये लिमिटिंग ग्रेडियंट। अब इसके हिसाब से हम क्या मोल बनाएंगे, तो इसके 64 के हिसाब से इसके मोल कितने बने। तो इक्वेशन में देखो इसके जब एक मोल जाएगा, इसके जब एक मोल जाएगा तो इसका कितना, इसका जब एक मोल जाएगा तो इसके 2 मोल बनेंगे। इसके एक मोल का मास कितना है 32 ग्राम, मतलब 32 ग्राम जाएंगे तो इसका 2 मोल बनेंगे, ठीक है। और मैंने पूछा है इसके अगर 64 मास डबल जाएगा तो इसके कितने बनेंगे, तो इसके 4 मोल बन जाएंगे। तो बहरहाल ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, मैंने बताया था कि इसमें जो आएगी वैल्यू वो लिखना है, तो 4 मोल्स आएंगे इसके। अब आ जाओ 18 तो बहुत आसान है, 18 आप कर लेंगे परसेंटेज, ठीक है 18 भी हो जाएगा। अब 19 पे आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अगर हम, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एक्स गैस है, उसके 1.204 इंटू 10⁻24 एटम अगर हम उसका वॉल्यूम है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 में देखा गया है कि इतने सारे 1.204 इंटू 10⁻24 अगर हम किसी गैस के इतने एटम्स उठाएं तो उनका वॉल्यूम कितना बन रहा है 22,400 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताओ वो एक्स गैस कौन सी है। तो देखो कह रहा है कि इतने सारे एटम्स अगर हम गैस के उठाएं तो इतना वॉल्यूम, एटम्स पूछ रहा है, मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा। तो अब अगर मॉलिक्यूल करें तो कैसे करेंगे, अब मुझे बताओ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो कितने होंगे, तो अब खुद बताओ इसका मॉलिक्यूल करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अगर ये एटम्स है तो इसको मॉलिक्यूल करेंगे तो क्या, अब मॉलिक्यूल कितना होगा 6.02 इंटू 10⁻20, ये हो जाएगा इसका, सॉरी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर लो या तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो मैं आपको इस तरीके से समझ, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर 1.204 इंटू 10⁻24 एटम्स अगर हम किसी गैस को ना उसमें इतना वॉल्यूम है, 1.204 इंटू 10⁻24 अगर हम एटम्स उठाएं किसी गैस के तो उनका वॉल्यूम क्या है 22,400 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताओ वो गैस कौन सी होगी। अब बताओ मॉलिक्यूल्स है ना, देख एक बात बताओ, अगर मॉलिक्यूल्स, देखो एटम्स की बात हो रहा है, तो अब एटम्स की बात हो रहा है तो मुझे बताओ कि 6.02 पे, देखो जिसके 6.02 पे इतना वॉल्यूम बनेगा, जिसके 6.02 इंटू 10⁻23 पे अगर इतना वॉल्यूम जिस गैस का आएगा तो समझो वो ही गैस यहाँ पे सिलेक्ट होगी। अब मुझे बताओ इसमें इतने सारे एटम्स में, इसको पॉइंट को मैं इधर लाऊं तो 12.04 इंटू 10⁻23 अगर ये हो जाएगा एटम्स, तो वॉल्यूम 22,400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब मुझे बताओ 6.0, मुझे बताओ इसको अगर मुझे 6.02 इंटू 10⁻23 1 मोल बनाना हो तो मुझे बता कितने के साथ, 2 के साथ डिवाइड करना है। अगर मुझे ये एटम्स है ना, अगर मुझे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बनाने हो तो मुझे बताओ हर मॉलिक्यूल में कितने एटम होने चाहिए, 2 होने चाहिए ना, तो मैं 2 के साथ डिवाइड करूँगा। अब मुझे बताओ इसमें से वो कौन सी गैस है जिसमें ट्वाइस एटम्स है, तो जिसमें ट्वाइस एटम्स होंगे तो इसका मतलब है उनके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इतने क्या होंगे उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, और इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका वॉल्यूम 22,400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इसको अगर हम 1000 के साथ डिवाइड करें तो कितना, 2 0 कैंसिल हो जाएगा और एक 0 जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या 22.4 dm क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इतने मॉलिक्यूल्स का जो गैस है वो किसका है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अच्छा अगर वो कोई और गैस उठाए ना, यहाँ पर मान लो अगर अमोनिया की बात करें तो मुझे बताओ अमोनिया में मुझे बताओ अमोनिया के अगर इतने एटम होते हैं तो मुझे बताओ अगर अमोनिया के कितने एटम है, 4 गुना। अगर अमोनिया के इतने एटम्स होते हैं तो इतने एटम्स का कभी भी ये वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि 4 गुना इसके वॉल्यूम है।
तो मुझे बताओ अमोनिया की अगर हम बात करें 6.02 इंटू 10⁻23 अगर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आपको पता है ये क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको डीएम क्यूब है तो 22.4 डीएम क्यूब होगा, तो इसका मतलब है कि 22,400 सेंटीमीटर क्यूब होगा अमोनिया के मॉलिक्यूल्स। और अगर एटम की बात करें एटम, तो एटम 4 गुना, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा इसका, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 24.08 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो इतने सारे एटम्स जब आप अमोनिया को उठाएं तो उनका वॉल्यूम इतना होगा, क्योंकि इसमें 4 गुना एटम है। हमने यहां पर कितने 2 गुना एटम, जब 2 गुना एटम होंगे तो उसमें इतना 1 मोल के बराबर। तो मुझे आप बताओ इसमें से कौन सी गैस है जिसमें 2 गुना एटम से इतने वॉल्यूम के बराबर है, 1 मोल के बराबर है, वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड है। बाकी में एटम 2 गुना से ज्यादा है, किसमें ट्रिपल है, किसमें 4 टाइम है, 5 टाइम है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20 में तो पूछा गया है, बताओ भाई विच अमंग द फॉलोइंग हैवीएस्ट कौन से, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास है, 32 ग्राम। 100 AMU ऑफ आयरन, 100 AMU तो बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो ये भी बहुत छोटा है। आप 100 को मत देखे, AMU लगा हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट, 100 AMU बहुत छोटा होता है। अच्छा 1 मॉलिक्यूल क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल SO3 का मतलब क्या है, बहुत ही कम मास है इसका। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 44 ग्राम सबसे ज्यादा वैल्यू है। हमने कहा ना AMU की वैल्यू बहुत कम होती है। मोल अगर ऑक्सीजन का 1 मोल डाउन तो 32 ग्राम होंगे, तो इसका मतलब उसके बावजूद भी 44 तो ग्राम सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर हाँ 1 मोल SO3 होता, अगर SO3 1 मोल होता तो फिर उसका कितना मास होता है, 3 ऑक्सीजन का 48 और 32 कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर 48 और 32 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा, अगर 80 ग्राम हो जाता। अगर 1 मोल SO3 कहता तो फिर 80 ग्राम, ठीक है, अब 80 ग्राम हो जाता है। लेकिन ये क्या 1 मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि ये 80 AMU, और AMU बहुत छोटी सी वैल्यू है, इसलिए कि आपका क्या होगा 44 ग्राम ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा, तो 20 में आपका डी ऑप्शन ही होगा सही, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है। उसके बाद जाओ नेक्स्ट 21, तो आपको पता है वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाए, दैट्स द लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत आसान है। 22 में आपसे क्या पूछा गया, अब देखो अगर हम बात करें 22 की, तो यहां पर मैं लिखता हूं 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, यहां पे 22 में पूछा, ये इक्वेशन दी गई है कि अगर हम C2H6, ये ईथेन है, और इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करवाएं तो ये बनेगा 4 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहां पर ये बनेगा 4 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में 6H2O बनेगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अगर हम इसके 0.1 मोल, इसके 0.1 मोल अगर हम जलाएं तो बताओ इसके मोल और इसके मोल टोटल कितने बनेंगे, और इनका वॉल्यूम भी कितना बनेगा वो भी बताना है हमें। टोटल मोल बताने मतलब दोनों प्रोडक्ट के मोल बताने, ठीक है, दोनों, और वॉल्यूम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है, इतने मोल जलाने। तो इक्वेशन में देखो खुद बताओ, इक्वेशन के हिसाब से जब इसके 2 जाएंगे, इसके 2 मोल जाएंगे तो इसके कितने बनेंगे 4, इसके कितने बनेंगे 6, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका, और इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, तो आपको पता है इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, इसका वॉल्यूम बनेगा 4 गुना बनेगा। अच्छा चलो उसके इसका अगर 1 जाएगा तो इसके कितने 2, इसके 3 हो जाएंगे, और इसका वॉल्यूम आधा हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम तो आधा हो जाएगा, तो आधा 4 का मतलब कि वॉल्यूम कितना 22.4 DMQ या 4 लीटर, इतना वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, तो ये भी आधा हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, तकरीबन कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा, इसका 4 का आधा कर दो बस, 24 का आधा क्या हो जाएगा 2, तो 2 को फिर 22 का कितना हो जाएगा 44.8 लीटर वॉल्यूम, और इसका 3 हो जाएगा। अब हमने कहा डेसिमल को पीछे लाओ, तो ये बन जाएगा क्या 0.1, ये बन जाएगा 0.1, तो इसका डेसिमल पीछे लाओ तो 0.2, इसका डेसिमल पीछे लाओ तो 4.48 लीटर, ये वॉल्यूम आ गया, और इसका डेसिमल इधर लाओ तो डेसिमल पीछे लाओ तो 0.3 हो जाएगा। ये 0.3 और 0.2 दोनों को मिलाओ तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे 0.5 हो जाएंगे, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4.48 लीटर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट पूछ रहा है मैंने कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के मिला कितने बनेंगे, तो 22 का क्या ऑप्शन होगा
ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही करेक्ट है। उसके बाद आ जाए 23 की बात अगर हम करें, 23 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा, 7 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब क्या है कि ये कौन सा हो जाएगा, ये तो उसका 0.25 मोल्स हो जाएंगे, जिसमें मोल ज्यादा वह मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। और 23 ग्राम NO2 का आधा मास है तो मोल भी आधा हो जाएगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के बराबर है और 16 ग्राम ऑक्सीजन आधा मोल, तो 1 मोल का है, 2 ग्राम हाइड्रोजन में ज्यादा 1 मोल है, तो इसका मतलब उसमें मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाए। 24 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 24 की अगर हम बात कर, पूछ रहा है द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने एटम्स है, तो पहले ये बताओ कि 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने होंगे, तो मुझे बताओ। अगर हम बात करें अमोनिया के 17 ग्राम अगर हम अमोनिया उठाएं तो उसमें मॉलिक्यूल कितने होते हैं, इंटू 10⁻23 होंगे। इतने क्या होंगे मॉलिक्यूल्स, अप्रोक्सीमेट कर लें, अप्रोक्सीमेट में कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 23 यहाँ पे आ जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 8.5 की अगर हम बात करें तो कितना होगा, इसका भी अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 23 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। और इसका और आधा करो तो कितना हो जाएगा 4.25, तो इसका 1.5 इंटू 10 पावर वापस कितना 23 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट है। अच्छा, ये ही अमोनिया के मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, ये मॉलिक्यूल मिले, हमने पूछा एटम्स कितने हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। 4.25 ग्राम अगर हम अमोनिया उठाएं तो उसमें इतने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे। हमने पूछा एटम्स कितने होंगे, तो हर एक अमोनिया में कितने एटम है, 4, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 गुना वापस क्या बन जाएगा, ये इसको 4 गुना 6 इंटू 10 पावर 20, ये 4 गुना वापस यही बन जाएगा। ठीक है, तो कितना 23 अप्रोक्सीमेट यही बन जाएगा। ये हो जाएंगे क्या, ये एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 24 का क्या होगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही। और उसके बाद 25 में आ जाओ। 25 भी बहुत ही आसान है। 25 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है कि अगर हम 2.8 किलोग्राम अगर हम ईथीन अगर उसमें से हम क्या बनाएं, अगर हम शॉपर्स बनाएं, शॉपिंग बैग्स बनाएं, ठीक है, तो अगर हम उसकी क्या है पॉलीमराइजेशन करवाएं, ठीक है, पॉलीमर बना दें पॉलीइथीन, जिसमें से हम शॉपिंग बैग से शॉपर बनाते हैं, ठीक है, पॉलीइथीन, उसके लिए हम क्या उठाते हैं ईथीन। अब मुझे बताओ ये ईथीन है, ये ईथीन है, ठीक है, इसका मास कितना होता है, इसका मास है 28 ग्राम। अब पूछा गया है कि बताओ इसके अगर 2.8 ग्राम अगर हम इसके उठाएं, 2.8 ग्राम अगर हम इसका, तो बताओ कि उसमें से हमने कहा कि उस पहले ये देखो उसमें मॉलिक्यूल कितने हैं, 2.8 ग्राम है, तो मुझे बताओ अगर ये देखो ये 2.8 किलोग्राम है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तो ये 1000 के साथ मल्टीप्लाई, पॉइंट जाएगा इधर से ये घट जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2800 ग्राम, 2800 ग्राम। अब मुझे बताओ ये 2800 ग्राम में देखिए मॉलिक्यूल कितने होते हैं, आपको पता है 28 ग्राम अगर हम इसके, ये इसका मॉलिक्यूल मोलर मास है, 28 ग्राम इसका मोलर मास है, ठीक है, 1 मोल का मास, तो 28 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इथीन की, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अच्छा अगर हमने कहा कि 28 के पीछे 2 जीरो लगा दो, यहां अगर आप 2 जीरो तो वहां क्या पड़ेगा इंटू 10 पावर, यहाँ 2 जीरो तो वहां पे क्या बढ़ेगा 2 पावर बढ़ जाएगा 25 हो जाएगा। ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स, ये इसका मतलब है कि 2.8 किलोग्राम में इतने सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें से कह रहा है कि इसमें से हमने 3.01 इंटू 10 पावर 25 हमने क्या शॉपिंग पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल कर दिए, तो कितने इस्तेमाल हो गए इसमें से 3.01 इंटू 10 पावर 25, इतने कह रहा है कि अगर मॉलिक्यूल हमने चले गए तो बाकी कितने बचेंगे, तो कॉमन सेंस है ये इसका आधा है, तो आधे चलेंगे तो बाकी कितने बचेंगे, आधे ही बचेंगे ना, तो इतने माइनस कर लो, तो कितने चले गए, या इतने सारे चले गए तो बाकी कितने 3.01 इंटू 10 पावर 25 ही बचेंगे। पहले ढूंढो कि इसके 2.8 किलोग्राम में कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो 2.8 किलोग्राम को पहले ग्राम में करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें, और 28 इसका मास है, तो इसके इतने मास में 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होंगे, तो हमने कहा कि 2800 में कितने होंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो पड़ा है वहाँ 2 पावर, तो इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब इतने मॉलिक्यूल उसमें से हमने कहा कि इतने इस्तेमाल होगा पावर से, तो इतने इस्तेमाल हो गए तो माइनस कर लो, बाकी आधे उतने बचेंगे बस। ठीक है, ये रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 26 तो बहुत ही आसान है ये भी। अगर हम 26 की बात करें, जिंक, पहले इसकी इक्वेशन बनाओ, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है,
ये जिंक सल्फेट बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब पूछा जा रहा है आपसे कि अगर हमें इसके 224 अगर हमें ml बनाने हो तो बताओ, अगर इसके कितने 224 ml बनाने हो तो बताओ इसका मास हमें कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके जिंक के कितने ग्राम आपको यहाँ पर रिएक्ट कराने पड़ेंगे। पहले बताओ ये ml में दिया गया है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लीटर में तो 1000 के साथ डिवाइड कर दो तो कितना बन जाएगा 0.224 लीटर, ये लीटर में आ गया इतना। अब करो इसके हिसाब से, अब ये लीटर में आ गया। अब इक्वेशन के और इसका जिंक का मास आपको दिया गया है ब्रैकेट में 65, तो इसका जब 1 मोल बनेगा तो इसका कितना 1 मोल जाएगा। और इसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, इसका मतलब है इसके 22.4 लीटर बना रहे हो तो इसका 1 मोल और इसके 1 मोल का मास कितना 65 ग्राम। कितने जाएंगे इसके 65 ग्राम जाएंगे, ठीक है। और अगर हम डेसिमल को 1-2 मरतबा 0.224 लीटर अगर हमें इतने बना दो, सिर्फ डेसिमल को 2 मरतबा पीछे रहा तो इसका डेसिमल 1-2 मरतबा पीछे रहा तो 0.65 ग्राम। तो इतने हमें रिएक्ट करवाने पड़ेंगे तभी जाकर बनेंगे। 27 में आ जाओ, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है, ग्राम मॉलिक्यूल कितने। आप एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 27 को जरा गौर से देख, जरा गौर से सुनना, ठीक है। अब एक बताओ, अगर मैं 6.02 × 10⁻23 अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड इतने उठाऊं तो मुझे बताओ इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं मोल कितने होंगे। ये अगर मैं 6.02 × 10⁻23 इतने अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल उठाऊं तो इसका मतलब 1 मोल, और इसके हर एक में एक ऑक्सीजन है तो इसका मतलब है कि अगर इतने कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे तो इसका मतलब है इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी होंगे। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इसमें कितना होगा कि इसमें ऑक्सीजन कितने होंगे, उस ऑक्सीजन का भी 1 ग्राम हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम एटम, तो इसमें 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम होंगे क्योंकि हर एक में एक ऑक्सीजन है तो 1 ग्राम एटम है ना, 1 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे इसमें, ठीक। क्योंकि हर एक में अगर इसके ये 1 मोल के बराबर है तो इसमें ऑक्सीजन भी 1 मोल होंगे एटम, 1 ग्राम मतलब 1 मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे, ठीक है। हमने कहा 6.02 × 10⁻24, यहाँ पर आपने पावर इंक्रीज किया तो वहां पर क्या बढ़ेगा 0, तो 10 ऑक्सीजन के एटम मोल हो जाएंगे, 10 ग्राम ऑक्सीजन एटम मतलब 10 मोल ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे। हमने पूछा है कि ये एटम है ऑक्सीजन के, हमने पूछा है मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो आपको पता 2 O मिलके एक O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका मतलब है अगर हमें मॉलिक्यूल करना है तो फिर आधे करने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, ये 5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 27 का क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा बी। और 28 की अगर हम बात करें तो 28 में क्या पूछ रहा है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन कितना है, मीथेन और ऑक्सीजन का कितना है आपको पता है, मीथेन का 16 और ऑक्सीजन का 32 है, ठीक है। अब पूछ रहा है अगर हम 1 लीटर मीथेन का उठाएं तो 1 लीटर अगर हम मीथेन का उठाएं, मान लो ये क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा हूँ 28, यहाँ पर मिल रहा हूँ ये 28 है, तो 28 की अगर हम बात करें कि ये मीथेन है, मीथेन का मास 16 और ऑक्सीजन का 32 होता है, ठीक है, ये दोनों का मास है। अब मुझे एक बात, अगर मैं इसका 1 लीटर उठाऊं तो इसके 1 लीटर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने n मॉलिक्यूल, इससे 1 लीटर में इतने n मॉलिक्यूल है। अब पूछ रहा है अगर, तो जाहिर सी बात है इसका, क्योंकि वॉल्यूम जब इक्वल होंगे तो मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे, इसी में अगर इसका 1 लीटर उठाओ तो इसके अंदर मॉलिक्यूल n होंगे, अगर इसका भी 1 लीटर उठाओ तो इसका मतलब है इसके भी मॉलिक्यूल कितने होंगे n। अगर आप 2 लीटर उठाएंगे तो जाहिर सी बात है इसके 1 लीटर में भी कितने मॉलिक्यूल n, लेकिन अगर कह रहे हैं इसके 2 लीटर उठाएं तो इसका वॉल्यूम डबल, तो हम कहेंगे कि इसका मॉलिक्यूल भी डबल हो जाएगा, तो 2n बन जाएगा, तो ये 2n बन जाएगा, तो इसका मतलब इसके 2 लीटर में कितने हो जाएंगे, ये 2n हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 29 तो बहुत आसान है, 29 की अगर हम बात करें तो 29 में क्या होगा, अब 29 में पहले इक्वेशन बनाओ, ये क्या है, ये ईथीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या बनता है, ईथीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बनाओ तो कितने 2 कार्बन, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और 4 हाइड्रोजन तो 2 H2 बनेंगे। ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 लगा तो 6 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर हम इसके 2.8 किलोग्राम अगर हम जलाएं,
तो मुझे बताओ ऑक्सीजन के ग्राम किलोग्राम में दिया गया है तो कितने लगेंगे। तो इक्वेशन में देखो, इसका 1 मोल जाएगा तो इसके 3 मोल। अब इसके 1 मोल का मास कितना है मुझे बताओ। इसके 1 मोल का मास 28, इसके 1 मोल का मास कितना है 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28 ग्राम करो, ऐसे करा इसको केजी कर दो, उसका भी मान। अब 3 O2 है तो 1 O2 का मास कितना होता है 32, तो 3 O2 का मास कितना होगा 96 हो जाएगा। तो ये 96 इसको ग्राम के, अगर इसका केजी बनाओ तो इसका भी केजी बना दो, क्या है मसला थोड़ी है, यूनिट सेम रख लो। तो इसका मतलब है इसके जब 28 किलोग्राम जाएंगे तो इसके कितने 96 केजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर इसके डेसिमल इसको पीछे लाओ, अगर 2.8 किलोग्राम जाएगा तो उसका डेसिमल पीछे लाओ तो इसके कितने 9.6 किलोग्राम जाएंगे। तो ये आ जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा ये 29 में। अब उसके बाद कौन है 29 के बाद 30 में आ जाए। 30 में क्या पूछ रहा है, 30 तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 30 में ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम। अब पूछा गया, एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, एक बात बताओ, अगर मैं 44 ग्राम अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड उठाऊं तो मुझे बता इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इतने क्या होंगे CO2, ठीक है। और अगर डेसिमल को मैं पीछे लाऊं 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड हो तो इसमें कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे 6.02 इंटू 10⁻22 पावर कम का इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मैंने पूछा क्या है कि इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे। अब मुझे पता हर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के एटम कुछ नहीं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 12.04 इंटू 10⁻20 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है ऑप्शन। और अगर आप इसको डबल करेंगे तो ये भी सही ऑप्शन है। अगर आप इसको पॉइंट को पीछे कर लें तो यही बात है, अगर पॉइंट को पीछे कर लेंगे तो 1.204 इंटू 10⁻23। अगर यहाँ से कम कर दे तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अगर दोनों हैं तो दोनों करना, तो यहाँ पर दोनों लिखे हुए तो दोनों ऑप्शन सही। 30 के बाद आएगा 31, 1 मोल के बराबर आपको पता है, ये तो आसान है बहुत। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन में मॉलिक्यूल कितने होंगे। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम, तो मुझे पता है जब 2 ग्राम को अगर 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन के उठाएंगे तो 1 मोल, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल है 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब 1 ग्राम तो इसका मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब आधा मोल आधा, तो मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, ये तो आसान है बहुत। इस तरीके से अब से क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाए। 33 क्वेश्चन नंबर 33 में 33 भी बहुत ही आसान है। अब 33 में क्या पूछा गया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट विल कंटेन 0.6। एक बात बताओ, अगर हम 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट उठाएं तो मुझे बताओ इसमें ऑक्सीजन कितने हो। अगर मैं 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट उठाऊं तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, NO3 में 3 ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है इसमें 6 मोल कितने होंगे कि इसमें अगर 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स, जब इसका 1 मोल होगा तो इसमें 6 ग्राम, ठीक है। मैंने पूछा है कि जब इसका मतलब है जब इसका 1 मोल होगा तो इसके 1 मोल में ऑक्सीजन के एटम्स के मोल कितने, तो 6 एटम है ऑक्सीजन के, तो इसका मतलब 6 मोल ऑक्सीजन के एटम। मैंने पूछा है तो इसका अब उल्टा उसको करो कि अगर मैं कहूँ इसमें जब तक 6 मोल ऑक्सीजन के एटम है तो इसका 1 मोल। अगर मैं डेसिमल को पीछे लाऊं, अगर मैंने पूछा इसमें 0.6 अगर मोल हो ऑक्सीजन के एटम के, तो इसका मतलब है इसका पॉइंट नीचे तो इसका भी पीछे आ जाएगा 0.1 मोल बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 30, बहुत आसान है। और क्वेश्चन नंबर 34 भी आसान है कि 1 मोल H2 नॉट अ गैस लिक्विड, तो 22.4 लीटर गैस नहीं है तो इसका नहीं होगा। तो इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम ट्वाइस होंगे 6.0 और ऑक्सीजन के एटम क्या होंगे इसमें 23। तो ऑक्सीजन के एटम और दोनों, तो ये ऑप्शन करते हैं 18 AMU नहीं, तो आपको पता है 1 मोल H2 का मास 18 ग्राम होता है, 18 AMU नहीं, ठीक है, ये भी करेक्ट है। हाँ, अगर 1 मोल अगर H2 की बात करें तो उसमें मुझे बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल ऑफ एटम्स होंगे। हर H2 में एक ऑक्सीजन का एटम है तो इसका मतलब है उसमें 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे अगर 1 मोल उठाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 दो आसान है। 35 में आ जाए तो 35 के अगर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, ये बहुत आसान है 35 में। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म व्हेन 3 लीटर ऑफ नाइट्रोजन और 6 लीटर ऑफ, ठीक है, अमोनियम। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। कह रहा है कि अगर हम इसके 3 लीटर उठाएं और इसके अगर मैं 6 लीटर उठाऊं
तो बताओ, पूछा जा रहा है कि बताओ इसके वॉल्यूम कितना बनेगा। तो आप लिमिटिंग ग्रेडियंट ढूंढो पहले, इसका रेशो कितना, इसका एल वैल्यू निकालें। इसकी एल वैल्यू क्या निकलेगी, 3 लीटर है, ये लीटर मान लो, मोल समझ ले। तो इसका कितना है, जितने वॉल्यूम दिया गया है ना, तो आप उनको कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करो। तो इसका 1 तो कितना आएगा, इसका 3 आएगा। और इसके निकालो एल वैल्यू, तो इसका कितना है 6 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2। तो इसका मतलब है एल वैल्यू किसकी कम, हाइड्रोजन की। तो ये लिमिटिंग ग्रेडियंट है। अब इसके हिसाब से बनाओ। अब मुझे बताओ आप, इसके अगर 3 लीटर, इसका 3 जाएंगे, इसके 2 मोल बनेंगे, तो इसका मतलब इसके 3 लीटर जाएंगे तो इसके 2 लीटर बनेंगे। और अगर इसके 6 जाएंगे तो इसके कितने बनेंगे, 4 लीटर बनेंगे। बस ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो 4 लीटर बन जाएंगे, ये बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 36, वो बहुत आसान है, इक्वेशन कर सकते हो। 37 पूछा है कि कौन से कंपाउंड जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन वहां सेम होगी जहां एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला एसिटिक एसिड ग्लूकोज का सेम निकलेगा। जहां पर याद रखो, जिन कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो गए उनके अंदर उन एटमों की परसेंटेज भी सेम होती है। 38 भी बहुत आसान है, ये भी आप कर लोगे, ठीक है। 25 39 वाला ये क्या है, आपको पता है कि इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है बहुत आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, अब इनको अच्छे तरीके से देख लो, हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ठीक है, चले इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टेस्ट करेंगे तो फिर उसके भी सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो अब इनकी मदद से आप कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह आपकी इसमें जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे नेक्स्ट टेस्ट में इंशाल्लाह इतनी गलतियां नहीं करेंगे। तो इनको प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके। थैंक यू वेरी मच।